हेलो बच्चों, नमस्कार। भालो तो इकोनॉमिक्स के एग्जाम तो बहुत ही अच्छी गई होगी आप लोगों की। सारे बच्चों ने तो सारा कुछ कर लिया होगा। तो अगर आपने हमारा इकोनॉमिक्स का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि सारे बताए टॉपिक्स में से ही क्वेश्चंस था। तो चलिए आज का वीडियो क्या है। तो आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे अकाउंट्स के लिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एग्जाम है अकाउंट्स का। तो सर अकाउंट्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे करें, तो हमारा ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट आपका पूरा होल बुक वन शॉट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और उसके पॉइंट्स कि अगर वो किसी भी टॉपिक में आए तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। इससे आपके सारे बुक्स वन शॉट में रिवाइज हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। और हमारा दूसरा पार्ट होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब उससे आप शॉर्ट, लॉन्ग और कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं एग्जाम में, उस पर आप ज्यादा फोकस करोगे। तो मैं क्वेश्चंस का पैटर्न और एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स वो दोनों बता दूंगा। ठीक है, तो लेट ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है एनपीओ। एनपीओ से रिलेटेड एक वीडियोस भी मैंने डाल रखी है। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन या इसके पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप एनपीओ देख सकते हो। एनपीओ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ये ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एनपीओ का जो ऑब्जेक्टिव का है वो कहता है लेगेसीज। लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, लेगेसीज को कहते हैं वसीयत। आप वसीयत समझते ही होंगे, जो जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे नाम पर वसीयतनामा ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर पूछा गया है वसीयत, लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। लेगेसीज को क्या माना जाता है? लाइबिलिटीज, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम, नन ऑफ दीज। तो याद रखोगे लेगेसीज हमारा लाइबिलिटीज है, जो भी वसीयत मिलती है वो हमारी क्या है? लाइबिलिटीज है। तो सबसे पहले एनपीओ में थोड़ा बहुत मैं बता दूं, एनपीओ होती क्या है। एनपीओ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी सारी फर्म, ऐसी सारी संस्थाएं, ऐसी सारी कंपनीज जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। उनका मेन उद्देश्य होता है दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों को सर्विसेज देना। समझ में आ गई बातें? उनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता। जैसे स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, ठीक है, ये सारे लोगों का मेन उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है क्या वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? तो याद रखोगे वो आपकी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज मैंने बताया कभी भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। चलिए फटाफट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है सर? तो सेकंड क्वेश्चन कहता है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज सोन इन। कहां दिखाया जाता है? लाइफ मेंबरशिप फीस को कहां दिखाया जाता है? तो याद रखोगे, सबसे पहले मैं इसमें थोड़े बहुत टॉपिक्स बता देता हूं कि रिसिप्ट पेमेंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग सारे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखोगे यहां है एनपीओ। एनपीओ तीन तरह के अकाउंट्स बनाती है, याद रखोगे। एनपीओ जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन तरह के अकाउंट्स बनाती है। पहला बनाती है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। दूसरा बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा बनाती है बैलेंस शीट। याद रखोगे तीन तरह के अकाउंट बनाती है। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर सारे ऑब्जेक्टिव्स को डील करेंगे फटाफट। अगर आप ये चार्ट समझ जाओगे ना तो इस बुक के सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, बातों को ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या है? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, और बाकी क्या बच गया। तो इससे जो बैलेंसिंग फिगर बताता है, इसका जो बैलेंसिंग फिगर बताता है ये कैश बैलेंस को बताता है। किसको बताता है? कैश। मतलब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो बैलेंस बचता है उससे हम लोगों को कैश का बैलेंस पता चलता है। सर इनकम एक्सपेंडिचर से बैलेंसिंग फिगर जो आता है वो क्या बताता है? याद रखोगे इनकम एक्सपेंडिचर से हम लोग सरप्लस और डेफिसिट
निकालते हैं, मतलब इसमें प्रॉफिट और लॉस को दिखाया जाता है, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। जब इनकम से एक्सपेंडिचर, कितना पैसा मेरे पास इनकम हुआ और मैंने खर्च कितना किया, बाकी जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस। अगर खर्च ज्यादा कर दिया तो मेरा लॉस, अगर ज्यादा इनकम है तो मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब सरप्लस, लॉस मतलब डेफिसिट। ठीक, अच्छा, बैलेंस शीट से क्या पता चलता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलता है। नेक्स्ट याद रखोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कौन सा अकाउंट है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? याद रखोगे, रियल अकाउंट, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट है, कितना पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिसिप्ट एंड पेमेंट है। अच्छा सर, इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। याद रखोगे, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट याद रखोगे सर, इसमें कौन कौन सी चीजें दिखाते हैं? तो एनपीओज में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम लोग रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, ये दोनों चीजें दिखाते हैं। रेवेन्यू नेचर की भी और कैपिटल नेचर की भी चीजें दिखाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेवेन्यू नेचर की चीजें दिखाते हैं। सर अब ये रेवेन्यू नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर क्या होता है, वो ध्यान से सुनोगे। रेवेन्यू नेचर वैसे सारे चीजें जो बार बार होती है, बार बार होने वाली चीजें रेवेन्यू नेचर की होती है। कैपिटल नेचर एक बार होने वाली चीजें, जो स्पेसिफिक एक बार होगी और कभी कभी होगी, बार बार लगातार नहीं होती है, वो हमारा कैपिटल नेचर कहलाता है। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम वो सारी चीजें दिखाते हैं जो बार बार होने वाली है, रेवेन्यू नेचर की है, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? जैसे 2-3 एग्जांपल सुन लीजिए। मान लीजिए कि मैंने सैलरी दी, सैलरी, अब बताओ तो मुझे सैलरी अगर मैं वर्कर्स को दूंगा, अपने स्टाफ को दूंगा, तो क्या 1 महीने दूंगा और बाकी फिर नहीं दूंगा? नहीं सर, आप हर बार सैलरी दोगे। तो सैलरी मेरा कौन सा नेचर हो गया? रेवेन्यू नेचर हो गया। वेजेस मेरी कौन सी नेचर की होगी? रेवेन्यू नेचर की होगी। समझ में आ गया? अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, क्या एक बार देते हो? नहीं भाई, बार बार देते हैं, तो कौन सा नेचर हो गया? रेवेन्यू नेचर हो गया। ठीक, अब कैपिटल नेचर की बात कर ले। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदा, क्या रोज रोज बिल्डिंग खरीदूंगा? नहीं। क्या मैंने कार खरीदा, क्या रोज रोज खरीदूंगा? नहीं सर। समझ में आया? तो जो चीजें एक बार होती है वो हमारा कैपिटल नेचर का है, जो चीजें बार बार होती है वो रेवेन्यू नेचर की है। समझ में आ गई बातें? तो चलिए, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब। लाइफ मेंबरशिप फी होता क्या है सर? तो कभी कभी जैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो लाइफ टाइम के लिए हम लोग ले लिए। हम लोग क्या किए, लाइफ मेंबरशिप फी, मैंने कहीं क्लब गया मैं और क्लब को ज्वाइन करना था, मैंने क्या किया, क्लब का लाइफ मेंबरशिप फी ले लिया। मैंने बोला कि पूरे मेरे जीवन काल का फी ले लो एक बार में और मेरा कर दो तुम सालों साल के लिए एक बार, सालों साल के लिए एक बार, बार बार नहीं। तो कौन सा नेचर हुआ सर? रेवेन्यू या कैपिटल? सर कैपिटल नेचर हुआ, वो रेवेन्यू नेचर नहीं हुआ क्योंकि एक बार है। चलिए, इसका ऑप्शन क्या है? कहता है कि कहां दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाएंगे, या नन ऑफ दीज में दिखाएंगे। ठीक है, तो बोलता है लाइफ मेंबरशिप फी। याद रखोगे, लाइफ मेंबरशिप फी क्या इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा? नहीं सर, लाइफ मेंबरशिप फी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि एक बार होने वाला है, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज है इसीलिए कहां चला जाएगा? हमारे बैलेंस शीट में। याद रखोगे, हमारे बैलेंस शीट में। वो रिसीव पेमेंट में भी दिखाया जाएगा और हमारे बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा बैलेंस शीट, क्योंकि हम लोगों का जो भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर जब बनाएंगे तो या तो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे या तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कहता है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय अ क्लब, कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। तीसरा देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पेमेंट ऑफ ऑनोरोरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। सर ऑनोरोरियम क्या होता है ये याद रखें। ऑनोरोरियम कभी भी किसी भी अच्छे इंसान, मतलब समझ लीजिए एज ए सेक्रेटरी या कोई बड़े पद पर है, उनको हम सैलरी नहीं दे सकते। ठीक, उनको एज ए ऑनर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनोगे, मान लो कि मुकेश अंबानी आए आप लोगों को लेक्चर देने के लिए, मैंने उनको बुलाया कि सर प्लीज आ जाइए और बच्चों को थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में समझाइए। वो आए, थोड़ा बहुत 2 शब्द कहे और चले गए। अच्छा, वो तो फ्री में नहीं आएंगे, मुझे तो उनको पैसे देने होंगे। अच्छा, क्या मेरी औकात है मुकेश अंबानी को सैलरी देने की? नहीं सर, मैं उन्हें सैलरी कैसे दे सकता हूं? तो मैं उन्हें क्या दूंगा? एज अ ऑनर दूंगा, ऑनरोरियम दूंगा। समझ में आया? तो याद रखोगे, स्कूल, कॉलेज, क्लब, इसमें एज ए ऑनरोरियम सेक्रेटरी बार बार आते हैं, बार बार लेक्चर देते हैं, उनको बार बार ऑनरोरियम देना पड़ता है। समझ में आ गया? ये रेवेन्यू नेचर का
चीज है। तो यहां पर कहता है कि पेमेंट ऑफ ऑनोरियम इज सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या इनकम है। सर पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर ही होगा। अब दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल। तो मैंने क्या बताया, ऑनोरियम बार बार देते हैं या एक बार देते हैं? सेक्रेटरी बार बार आएंगे, बार बार स्कूल में बुलाया जाता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग के 12 बैच है, मैंने मुकेश अंबानी को बुलाया इस बार 12 में और लेक्चर दिए और चले गए, क्या नेक्स्ट बैच आएगा तो उसको नहीं दिलवाएंगे? वो लोग तो बोलेगा कि पिछले वाले को सर आपने मुकेश अंबानी से लेक्चर दिलवाया था, हम लोगों को भी दिलवाइए। तो ये चीजें बार बार होती रहती है, समझ में आ गया? तो ये रेवेन्यू नेचर है, तो इसका राइट आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ गई बातें? चलिए नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो देख लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सर रियल अकाउंट, आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऑप्शन देखिए कौन सा अकाउंट है? सर नॉमिनल अकाउंट। मिल गया आंसर फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है? तो यहां पर देखोगे कॉलेज, कॉलेज तो नॉन प्रॉफिट में आ गई, एनपीओ में आ गई, ये है। दूसरा क्या है? स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब भी हम लोगों को खेलने के लिए क्लब बनाया गया है, ये इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। मारुति उद्योग, सर मारुति कार बनाते हैं, क्या उनका मेन जो मोटिव होता है समाज सेवा करना है या प्रॉफिट कमाना है? सर प्रॉफिट कमाना। तो पूछ रहा है प्रॉफिट कमाना वाला कौन कंपनी है? तो इसका राइट आंसर होगा मारुति उद्योग, क्योंकि सर हॉस्पिटल भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट्स क्या करता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है? सर सरप्लस और डेफिसिट को। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, क्या सरप्लस डेफिसिट है? हाँ सर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए, सरप्लस एंड डेफिसिट। समझ में आ गया? तो याद रखें ये चार्ट अगर आपने देख लिया तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। ऐसे ऐसे करके मैं सारे चैप्टर्स बताता जाऊंगा, बहुत ध्यान से देखोगे और इसको कॉपी कर लोगे। ये तो आपने इकोनॉमिक्स की वीडियो देखकर समझ ही लिया होगा कि सारे मेरे जितने भी चुटकुले हैं वो अगर आप देख लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ध्यान से देखें, इसको समझें और आगे एग्जाम में अच्छा करके आएं, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज। हम लोगों का कहता है कि एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से। सर एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हो गई तो ये बैलेंस शीट की बात हो गई। याद रखोगे एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज से, तो आपको बैलेंस शीट में पता ही होगा कि एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी से। इसका बैलेंसिंग फिगर जो है ना वो कैपिटल फंड बताता है। क्या बताता है? कैपिटल फंड। याद रखोगे बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इसमें कैपिटल फंड बताएगा। जैसे इसमें इसमें बताता है कैश बैलेंस, इसमें बताता है सरप्लस डेफिसिट, इसमें बताता है कैपिटल फंड। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कैपिटल फंड। ठीक, चलिए कहता है इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा हुआ है खर्च कम हुआ है, इनकम ज्यादा हुआ है खर्च कम हुआ तो प्रॉफिट होगा। इनकम ज्यादा हुआ है खर्च कम हुआ है, इनकम ज्यादा हुआ है खर्च कम हुआ है, सर इनकम ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सर सरप्लस। देखिए इसमें सरप्लस आंसर है, हाँ सर इसका आंसर होगा बी, सरप्लस। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन देखोगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल इज, झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है? आप देख पा रहे होगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो याद रखोगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैंने बता ही दिया, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड नहीं करती, व्यापार नहीं करती। समझ में आ गया? तो ये था हमारा एनपीओ का शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें सारी चीजों को भी हम लोगों ने समझ लिया, और अगर इसको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको देखना है तो आप एनपीओ का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि वन शॉट में हम लोग सारा बुक कवर करने वाले हैं तो एक बार में आपका सारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। याद रखिएगा आगे बहुत ही सारी चीजें मिलने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है। सारी चीजों को कर लोगे, याद कर लोगे, और पिछली बार जो गलतियां किए हो वो दोबारा नहीं दोहराओगे। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखोगे ताकि आपके माइंड में आ जाए। एक बार सुबह देख लो, फिर गैप करके फिर से एक बार देख लो, फिर से गैप करके एक बार देख लो, तो इससे क्या होगा आपको याद हो जाएंगे सारी चीजें, और वहां एरर्स होने के या गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट
चैप्टर है वो है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो पार्टनरशिप में सबसे पहले याद रखोगे पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। याद रखोगे पार्टनरशिप डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, और इसका सेक्शन है सेक्शन 4, ठीक। सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर प्रॉफिट व्हिच आर कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस व्हिच आर कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन याद कर लोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं आपको। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर प्रॉफिट व्हिच आर कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक ऐसी चीजें हैं, ऐसी एक्टिविटीज है जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बनाते हैं। किस लिए? प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए। हमारा उद्देश्य, हम पार्टनर्स क्यों बने? हम पैसा इन्वेस्ट क्यों करें? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। समझ में आ गया? अच्छा, इसमें सर मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं सर? मैक्सिमम होते हैं 50। याद रखोगे मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अच्छा ये कौन बताया? ये कौन बताया? कौन सा एक्ट बताया? कौन सा एक्ट बताया? तो याद रखोगे पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताया इसको, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताया इसको, कंपनीज एक्ट बताया। कंपनी एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग आपका ये है, याद रखोगे कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 मेंबर्स मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप डिफाइन किया गया है और मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स को बताया गया। अब मेन पॉइंट समझोगे, पार्टनरशिप में बनाया क्या जाता है? प्रॉफिट लॉस निकलेगा और प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कहां होता है? कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं, पहले हम डेटा बना लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। पार्टनरशिप में सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनता है। समझ में आ गया? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट है, एग्री करोगे तब ना पार्टनर्स बनोगे। तो क्या एग्रीमेंट होता है और ये होता क्या है? तो याद रखोगे पार्टनरशिप होने के लिए सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव बिजनेस ही हमारा पार्टनरशिप कहलाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक। अच्छा, तीसरा क्या है सर? बिजनेस होना चाहिए। किसी भी चीज का बिजनेस होना चाहिए और वो लीगल होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। जैसे हम और आप मिलकर बोलते हैं चलो बैंक रॉबरी करते हैं और पार्टनरशिप में आधा आधा बांट लेंगे, तो क्या हम लोग कोर्ट में जाकर इसका एक पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं कि भैया हम लोग दोनों पार्टनर हैं, बैंक में रॉबरी करने जा रहे हैं और प्रॉफिट को आधा आधा बांटेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ गए? तो ये सारी कंडीशन है। तो अब क्या होता है सर? आपने बताया कि हम लोग जाकर एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं जिसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड याद रखोगे। तो पार्टनरशिप डीड हम लोग बनाते हैं, उसमें लिखते क्या है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द फर्म, कितना पैसा लगाया, किसके कितने राइट्स हैं, कितने ड्यूटीज हैं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें, ठीक। मेन पॉइंट अब समझने वाली चीजें याद रखोगे। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमने पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, कुछ चीजें हैं, 5 पॉइंट है इसके, याद रखोगे। अगर हम ये लिखना भूल गए तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे इस चैप्टर में? बस इतना ही है। जैसे सुनोगे, अगर पार्टनरशिप डीड में हमने, याद रखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है, अगर कितना परसेंट देना है, 6% देना है, 10% देना, 5% देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा है, तो कितना लेंगे सर? नहीं लेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखा है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो भी नहीं लिखेंगे। अच्छा सर, सैलरी अगर हमने नहीं लिखा है तो नहीं लेंगे। अच्छा सर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ है कि कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, तो कैसे बांट लेंगे? इक्वली। याद रखोगे, इक्वली बांट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए हम लोग 2 पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक। हम लोगों का पार्टनरशिप डीड है 2:1 में रेशियो में बांटना चाहते हैं हम प्रॉफिट को, और प्रॉफिट दे दिया है हमारा 600 रुपया। 600 का प्रॉफिट है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? देखो बांटने का तरीका क्या होता है, 2 और 1 3, 2 और 1 3 जोड़कर नीचे लिख दिए, तो ए को कितना मिल जाएगा? 2/3 मिल जाएगा। मतलब ए का हिस्सा हो जाएगा 2/3 और बी का हिस्सा हो जाएगा 1/3। काट दोगे 3, 2 2 जा 4 और 3 से काट दोगे 200,
400 और 200 मिल गया। अच्छा सर, पार्टनरशिप डीड में अगर ये नहीं लिखा हुआ रहता कि हम लोग कितना प्रॉफिट बांट रहे हैं तो हम लोग कैसे लेंगे? इक्वली। उस टाइम पर ए को कितना मिल जाएगा? आधा 300 और बी को कितना मिल जाएगा? 300। ये याद रखना है। अच्छा सर, लास्ट वन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा गया है तो क्या कोई लेंगे? हाँ, ये याद रखोगे 6% पर एनम अपने मन से आपको ले लेने हैं। 6% पर एनम आपको अपने मन से ले लेने हैं। समझ में आ गई बातें? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट आपके टॉपिक की ओर। देखिए ये पूरा चार्ट है, ये पूरा चार्ट अगर आप लिख लोगे तो पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट है। आप इससे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो आसानी से। अच्छा सर, इसमें बनाया क्या जाता है? तो याद रखोगे इसमें बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसको बता दूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए क्या होता है सर। तो याद रखोगे कैपिटल अकाउंट दो तरह का बनता है। कैपिटल अकाउंट दो तरह का बनता है, एक बनता है फिक्स्ड और एक बनता है फ्लक्चुएटिंग। एक बनता है फिक्स और एक बनता है फ्लक्चुएटिंग। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग बोला पार्टनर्स कैपिटल में, अगर आपको फ्लक्चुएटिंग बोला तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक, लेकिन सर अगर फिक्स्ड बोल दिया तब क्या बनेगा? तो याद रखोगे अगर फिक्स्ड बोल दिया तो दो बनता है इसमें। एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद रखोगे करंट अकाउंट। तो अगर हमारा फिक्स्ड हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दो बनेगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग बोल दिया तो पार्टनर्स कैपिटल। मतलब सारी चीजों को याद रखोगे। पार्टनर्स कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग बोला, फ्लक्चुएटिंग मतलब खिचड़ी, एक सब चीज डाल देंगे उसमें, जितना प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह, सब चीज जो मेरे कैपिटल को फ्लक्चुएट करेगा, सब चीज एक ही अकाउंट में बन जाएगा। लेकिन अगर हमने फिक्स्ड बनाया तो पार्टनर्स का कैपिटल अलग हो जाएगा और बाकी चीजें जो है सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, वो इस अकाउंट में जाएगी। समझ में आ गया? तो उस टाइम पर कैपिटल सिर्फ कैपिटल में जाएगा और बाकी चीजें करंट में जाएगी, बट फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो सब एक में जाएगा। इसको कैसे याद रखोगे कि हम लोग अगर फिक्स्ड बना रहे हैं, दाल चावल अलग अलग बनाएंगे, फिक्स्ड मतलब अलग अलग बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मतलब खिचड़ी बनाएंगे, एक साथ बना देंगे। फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड रहेगा अलग अलग, फ्लक्चुएटिंग रहेगा एक साथ। समझ में आ गई? तो ये है चार्ट। अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लें और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या कहता है? देखोगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म शेयर टू। कोई भी हमारा एग्रीमेंट नहीं है और हम लोग को प्रॉफिट रेशियो बांटना है। तो अगर हमारा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है और हम लोगों को प्रॉफिट बांटना है तो कैसे बांटेंगे सर? इक्वली। आपने बता दिया तो क्या ले लेंगे? इक्वली। ठीक। दूसरा क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देखिए पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला गया? 6%। तो सर आंसर कितना हो जाएगा? 6%। याद रखोगे लोन बोलेगा तभी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्राइंग बोलेगा तो कुछ नहीं लेना है हमको। ठीक है। चलिए तीसरा क्या कहता है? इन द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम लोग कहां क्रेडिट करते हैं? तो मैंने अभी बताया कि सारी चीजें हम लोगों का कहां चला जाती है? पार्टनर्स कैपिटल में चली जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल में इंटरेस्ट कहां दिखाएंगे? तो सर आपने पहले ही बता रखा है फिक्स्ड रहेगा तो दाल चावल अलग अलग बनाओगे, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल दिखाओगे और बाकी जितना भी इंटरेस्ट है, कमीशन है, सब कहां दिखाएंगे? करंट अकाउंट में। तो फिक्स्ड होगा तो कहां दिखाएंगे? करंट अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? करंट अकाउंट। तो देखोगे इसका आंसर है पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू बी कैन टू बी। एक सामान्य साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी होती है? एक साझेदारी में कितने लोग हो सकते हैं सर? तो आपने बताया कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50, तो 50 हम बता सकते हैं। किस एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर है 50।
अच्छा, करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है ये आप लोगों को पूछा गया, तो याद रखोगे करंट अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर्स से रिलेटेड, इंसान से रिलेटेड है, तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। देखो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अकाउंट पूछेगा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, तो एक चीज देखोगे कि उस अकाउंट से हम लोगों को क्या निकल कर आ रहा है, उस अकाउंट से हम लोगों को क्या निकल कर आ रहा है। अगर उस अकाउंट से हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो नॉमिनल है, ठीक है। अच्छा, उस अकाउंट से हम लोगों को कुछ नहीं, बैलेंसिंग फिगर, अगर हम लोगों का कैश बैलेंस आ रहा है तो वो रियल अकाउंट है। अच्छा, अगर कोई इंसान का अकाउंट है, जैसे यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पर जैसा पूछा गया है कि करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो करंट अकाउंट याद रखोगे हम लोगों के लिए कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल, क्योंकि वो किसका है, पार्टनर्स का है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा, तो याद रखोगे कैपिटल पे निकलेगा, और किस बैलेंस पे, ओपनिंग। हम स्टार्टिंग में जितना कैपिटल लगाएंगे इंटरेस्ट तो उसी पे मिलेगा ना, तो याद रखोगे ओपनिंग कैपिटल पर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में जो लगाएंगे वो होगा। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, कहता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है, क्या ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है, तो याद रखोगे ओरल और रिटन बोथ होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बोथ, ओरल और रिटन, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया 2 खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चलिए फटाफट। चलिए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गुडविल। गुडविल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे। तो याद रखो ये गुडविल क्या होता है, ख्याति मतलब होता है वैल्यू, हम लोगों का बिजनेस का वैल्यू, नेम एंड फेम को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। तो नेम एंड फेम ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड गुडविल, ख्याति, ठीक है। ये कौन सी एसेट्स होती है, गुडविल एक एसेट्स है, संपत्ति है जो इनटैंजिबल है। तो याद रखोगे इनटैंजिबल वैसे एसेट्स होते हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, विच कैन नॉट बी टच और सीन, वो अमूर्त संपत्ति और इनटैंजिबल एसेट्स कहलाती है। तो नेम फेम, किसी भी कंपनी का नेम फेम ना ही हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, तो इसलिए वो इनटैंजिबल एसेट्स है। अच्छा, गुडविल निकालने के बहुत सारे मेथड है, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसको पढ़ने के लिए आप हमारा गुडविल का जो वीडियो है उसे देख सकते हो, आप उससे भी क्लियर आउट कर सकते हो, या फिर इसके बाद आपको पता है कि ये तो अभी ऑब्जेक्टिव का शॉर्ट आप लोगों का पहला वीडियो बन रहा है, सेकंड वीडियो जो होगा हमारा वो सब्जेक्टिव का होगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट कौन कौन से आएंगे, तो उसमें मैं वीडियो में सारे गुडविल के मेथड्स भी बता दूंगा कि कैसे कैसे उसको निकाला जाता है। समझ में आ गई बातें, तो उससे आप कवर अप कर लोगे। और एक चीज याद रखोगे, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं इससे आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है, काफी हेल्प मिल जाएगा आपको चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। और आपने ये देख रखा होगा इकोनॉमिक्स के वीडियो में भी कि अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग समझ ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा था तो हम लोग इजी वे में उसको सॉर्ट आउट कर पा रहे थे। जैसे एक डिमांड का क्वेश्चन था, डिमांड में मैंने बता दिया था सारे पॉइंट्स के देख लो, ये सारे आएंगे, उसमें से एक आया भी था आप लोगों का डिमांड का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। खैर हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे इसको बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें हो गई, अब हम लोग देखते जाते हैं है क्या। तो पहला क्वेश्चन जैसे कहता है कि गुडविल कौन सी है, टैंजिबल एसेट्स है, इनटैंजिबल एसेट्स है, करंट एसेट्स, तो सर पता ही चल गया ये तो इनटैंजिबल एसेट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनटैंजिबल एसेट्स। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, एन एसेट्स विच इज नॉट फिक्शियस बट इनटैंजिबल, ठीक है, बोल दिया ऐसी एसेट जो इनटैंजिबल है, जिसको छुआ और देखा नहीं जा सकता। तो सर ऑप्शन क्या क्या है, मशीनरी को छुआ देखा नहीं जा सकता, हाँ सर, बिल्डिंग को छुआ देखा नहीं सकता, हाँ सर, फर्नीचर को, हाँ सर, तो गुडविल एक ऐसे एसेट है जिसको छुआ और देखा नहीं जा सकता, इसका राइट आंसर है गुडविल। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पिछले 3 वर्षों के लाभ, प्रॉफिट दिया हुआ 3 साल का 6000, 13000, 8000 और बोलता है गुडविल निकालना। देखो एक मैं मैथ्स इसका बता देता हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपका एकदम इजी है। सबसे पहले निकाल लो एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो सर तीनों साल को जोड़ दो, 6000, 13000, 8000, याद रखोगे 6000, 8000 और 13000, इसको जोड़ दो, डिवाइडेड बाई कितना करो 3, क्योंकि 3 साल है, 4 साल रहता तो 4 को जोड़कर 4 से डिवाइड, 5 साल रहता 5 को जोड़कर 5 से डिवाइड, अगर यहां लॉस रहता तो वो प्लस की जगह माइनस हो जाता, ठीक। अब ये हो कितना गया सर, तो जोड़ोगे 8 3 11 6 17 7, 1 1 2 27 बार 3 कितना जाएगा 9 3 27, 9000। अच्छा ये आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लिखो, गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अगर इस क्वेश्चन में देख पा रहे होगे तो 9000 आ गया हम लोग का एवरेज, और नंबर ऑफ ईयर्स जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 2 ईयर्स परचेज, ये याद रखना है। जैसे 3 है तो यहां 3 मत कर दोगे, ईयर्स परचेज जितना लिखा रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन ध्यान से रखोगे, याद रखोगे। तो 2 ईयर्स परचेज बोला इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 18,000 इसका राइट आंसर होगा। तो देखो क्या ऑप्शन में 18,000 है, हाँ सर ऑप्शन नंबर डी 18,000 है। क्लियर? अच्छा सर, नेक्स्ट कहता है सुपर प्रॉफिट मींस, मैंने बताया था इसके 4 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो याद रखोगे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा सारे बच्चों को पता भी होगा कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखोगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल से जो ज्यादा है। तो इसका आंसर देखो, पूछता है सुपर प्रॉफिट क्या है, लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, अबव नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट या नन ऑफ दिस। तो मैंने बताया भी जो नॉर्मल से ज्यादा हो, सुपर से ऊपर, पता है ना सुपर से ऊपर, तो नॉर्मल से जो ज्यादा है, तो यहां पर कौन सा होगा, अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बातें? चलिए, तो ऐसे ऐसे करके गुडविल्स में ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है नहीं, इसमें से इतना ही है। मेथड्स के लिए मैंने बताया कि मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसमें देख लोगे। बाकी क्योंकि शॉर्ट वन है, हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ये है एडमिशन, एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है, ठीक है। जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो क्या फर्म डिसॉल्व हो जाता है, फर्म बंद हो जाता है, या फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो याद रखोगे एक नए पार्टनर के आने से फर्म बंद नहीं होता, पिछले वाली पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है और न्यू पार्टनरशिप बनती है। इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोग बनाते क्या है, तो याद रखोगे हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएट हो रहा है। हम दो पार्टनर थे ए बी, हम लोगों ने 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, तो हमने जो लैंड बिल्डिंग खरीदी होगी, हमने जो फर्नीचर खरीदी होगी 10 साल पहले, क्या अभी भी उसका वैल्यू उतना ही होगा? नहीं सर, या तो बढ़ गया होगा या तो कम हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं रिवैल्यूएट हो गया होगा। इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, और लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ रखा है ये फिक्स्ड होता है और फ्लक्चुएटिंग होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब खिचड़ी, सबको डाल दो, फिक्स्ड मतलब दो बनाओ, क्या क्या, एक कैपिटल और एक करंट, ठीक। अच्छा, और लास्ट क्या बनता है, बैलेंस शीट। तो इसमें देखने वाली चीजें क्या है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है, याद रखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट टू, अगर हम लोगों का डिक्रीज इन एसेट्स, अगर हम लोगों का एसेट्स डिक्रीज कर गया तो हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो इंक्रीज करेगा तो बाई में, बाई इंक्रीज इन एसेट्स, यह याद रखोगे, ठीक। ये हो गया क्रेडिट साइड में। अच्छा, लाइबिलिटीज उसका उल्टा, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है, क्रेडिट साइड में। ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट याद रखना है, इसके थ्रू आपका न्यूमेरिकल भी बनेगा और इसके थ्रू आपका क्वेश्चंस भी बनाया जा सकता है। याद रखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी आए, इसमें प्रॉफिट और लॉस आता है, इसमें या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अब मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकले तो वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो अगर पूछे रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो याद रखोगे नॉमिनल अकाउंट है, क्लियर, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकलता है। डेबिट साइड का बैलेंस प्रॉफिट, आपने न्यूमेरिकल अगर पढ़ रखा होगा तो, और क्रेडिट साइड में आता है लॉस, ये तो याद ही होगा। अच्छा, इसके प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांटे जाते हैं, याद रखोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट के अंदर का भी, बैलेंस शीट के अंदर में भी 5 से 6 चीजें बढ़ती है, जैसे जनरल रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट या लॉस पीएल दिया रहेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये दिया रहेगा, ठीक है, या आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया रहेगा। तो ये सारी चीजें क्या बढ़ती है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट के अंदर का भी जो भी रहेगा, रिजर्व फंड कुछ भी रहा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर उसके अंदर का गुडविल भी रहा तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। सिर्फ एक ही सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है, वो है न्यू पार्टनर का गुडविल। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से में गुडविल लाता है तो उसका गुडविल जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो बांटा जाता है किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन,
ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सैक्रिफाइस ऐसे तो आपको याद ही होगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग क्या होता है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसका फॉर्मूला। ठीक है, पहले इसके न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है सर, ये हो गया आपका चार्ट, इसके थ्रू हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कहता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जनरल रिजर्व जो है वो आपका किस में बटेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ओल्ड पार्टनर्स। मैंने बताया ना बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी रहेगा, रिजर्व रहा, गुडविल रहा, वगैरह वगैरह, सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पुराने पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर उसका हिस्सा है नहीं, वो तो पुरानी चीजें हैं, इससे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एबीसी पार्टनर्स है एक फर्म में, डी एडमिटेड करता है, तो न्यू पार्टनर्स जो है एज अ न्यू पार्टनर, तो क्या होगा, ओल्ड फर्म, क्या पुराना फर्म खत्म हो गया, नहीं सर वो तो चलेगा आगे, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व, नहीं सर, ओल्ड पार्टनर्स इज रिकंस्टिट्यूटेड, हाँ सर आपने बताया था पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसका आंसर होगा रिकंस्टिट्यूट हो जाना, पुराने साझेदारी का पुनर्गठित हो जाना। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द admission of a new partner, the decrease in the value of assets is debited to, decrease in the value of asset, decrease in the value of assets debited to किस अकाउंट में सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहां आंसर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखोगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन में रिवैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो मतलब इसका राइट आंसर पीएल एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू, हम लोग का जनरल रिजर्व कहां ट्रांसफर होगा, क्या रिवैल्यूएशन में होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में होगा, या रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। तो मैंने अभी बताया किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, जो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1, they admitted Z for 1/5 shares who contribute 25,000 for his shares of goodwill, the total value of the goodwill will be the firm। देखो फर्म का गुडविल जब भी निकालने के लिए आएगा, टोटल गुडविल याद रखोगे, टोटल जब भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहां पर देख पा रहे होगे Z जो लाया है वो कितना लाया है सर, गुडविल के लिए वो लाया है आपका 25,000 रुपए। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है टोटल, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25,000 इंटू जेड कितने शेयर्स के लिए आया है सर, जेड अपने 1/5 शेयर्स के लिए आया है, तो उल्टा कर देंगे 5/1। याद रखो कभी भी टोटल निकालना रहे तो शेयर्स को उल्टा कर दोगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 25/5 125, मतलब टोटल गुडविल फर्म का हो जाएगा 1,25,000। डी इज द राइट आंसर, 5 का डी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट देखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, द बैलेंस ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, ओल्ड पार्टनर्स मैंने बताया ना, इसका प्रॉफिट और लॉस जो आएगा वो किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा फिर कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटीज जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा हुआ कि कोई लाइबिलिटीज है, ठीक है, कोई कर्ज था, आपको पता नहीं था, याद नहीं था, भूल गए, अलमीरा जब खोले पेपर निकाले तो देखा अरे मेरा तो 1 लाख रुपए का बकाया है, आपको अब 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि आपको तो याद आ गया और डेट भी पूरा होने वाला, अब उसका फोन भी आएगा। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो बुक्स में हम लोग नहीं दिखाए थे, हम भूल गए थे, अब हम लोगों को पता चला कि लाइबिलिटीज है, ऑकर हो रहा है, तो कहता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो है वो रिकंसिडर पार्टनरशिप फॉर्म विल बी, क्या होगा हमारे लिए, क्या प्रॉफिट होगा, अ गेन ऑन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अ लॉस ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन नाइदर लॉस, या नन ऑफ दीज। तो बताइए मुझे, अगर नया लाइबिलिटीज आ गया, अब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है, सिंपल सी चीज, लॉस है सर, लॉस है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, लॉस। पॉइंट नंबर बी, अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन द कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड,
हम लोगों का एक नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखोगे, अगर आपने न्यूमेरिकल बना रखा होगा इसका तो आपको याद होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां आंसर देखिए प्रीमियम है, हाँ सर है। इसका मैं अभी देखोगे जर्नल एंट्रीज भी मैं बनाने वाला हूं, जर्नल एंट्रीज आपको दिखा दूंगा कि कैसे बनता है एक नया पार्टनर अगर गुडविल और कैपिटल लेकर आता है। आप लोग इसको याद कर लोगे, वो भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश तो हो गया, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट कहता है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बॉर्न बाय, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कौन बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। देखिए इसमें लिखा हुआ है ओल्ड पार्टनर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आ गई बातें। अच्छा अब हम लोग चलते हैं सर इसमें, और आप थोड़ा बहुत बता दें ताकि हम लोगों का पूरा क्लियर हो जाए। तो याद रखोगे, मैंने तो जैसे बता दिया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी होता है, बैलेंस शीट के बारे में भी बता दिया। अब मैं बता देता हूं कि नया पार्टनर अगर गुडविल लेकर आता है तो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकालना भी बहुत आसान है, आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। अच्छा गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये तो आपको पता ही है, समझ में आ गया, ये तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, अगर एक नया पार्टनर है और गुडविल लेकर आया, ध्यान से सुनोगे, एक नया पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक, रेशियो कुछ भी ले लेते हैं 2:1। एक नया पार्टनर आता है 1/3 शेयर्स के लिए और साथ ही लाता है कैपिटल, कैपिटल लाता है 1 लाख, ठीक है, और गुडविल लाता है, मान लीजिए गुडविल लाता है 30,000 रुपए। तो कहता है जर्नल एंट्री पास करो। पहला एंट्री देखोगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। सर न्यू पार्टनर कौन है, सीज कैपिटल, याद रखोगे सीज कैपिटल अकाउंट टू क्या लिखना है हम लोगों को, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ये लिख देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, तो कैपिटल हम लोगों का कितना है 1 लाख, ठीक, गुडविल कितना है हम लोगों का 30,000, टोटल कितना हो गया 1,30,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन बांट लेगा, याद रखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी दोनों बांट लेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बांट लेंगे, कितना है गुडविल 30,000 है, 30,000 को बांट लेंगे। याद रखोगे ये कौन से रेशियो बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखना आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा, आएगा इसका 2:1 ही आएगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग हो गया 2:1, मतलब ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 10,000। समझ में आया, ये बांट लेंगे। अगर इसमें कहेगा कि विड्रॉ कर लिया, ओल्ड पार्टनर्स से पैसे निकाल लिए, तब एंट्री क्या बनाओगे, ये दोनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें ये वाला एंट्री तभी बनेगा जब विड्रॉ करेगा तो, और टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पूरा पैसा निकाल लिया तो 20,000, 10,000 और ये टोटल कितना हो जाएगा 30,000। अगर बोलेगा आधा निकाला तो 10,000, ये अपना आधा निकालेगा 5,000 और टोटल आधा निकाल के ले जाएगा 15,000। लेकिन ये एंट्री तभी होगा जब विड्रॉ वाला लिखा रहे, नहीं तो बाकी यही दो एंट्री पास आउट होंगे। समझ में आ गई बातें, तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आइए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो याद रखोगे रिटायरमेंट एंड डेथ, इसमें सर क्या क्या चीजें बनती है, तो सेम एज इट इज जैसे एडमिशन में बनता था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसमें भी सारी चीजें वैसे ही बनती हैं। बस आपको एक छोटी सी पॉइंट याद रखनी है कि जो भी पार्टनर रिटायर करेगा या डेथ करेगा,
ठीक है, उसके गुडविल को जहां एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहां हम लोग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही बनती है। समझ में आ गई बातें? चलिए थोड़ा बहुत हम लोग क्वेश्चंस को भी शॉर्ट आउट कर लेते हैं और देखते हैं। जैसे कहता है पहला क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर्स द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर। आपको पता होगा कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है, वो कौन से पार्टनर्स किस रेशियो में बांट लेंगे। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड रेशियो। दूसरा क्या कहता है, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लोगों का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो होता है ना, वो बांटा जाता है सारे, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिजीज्ड पार्टनर। जो मर गया उसको भी मिलेगा और सारे पार्टनर्स भी बांटेंगे, तो सारे लोगों को बांट दिया जाता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट कहता है द एग्जीक्यूटर विल बी पेड। एग्जीक्यूटर कौन होता है, याद रखोगे, जो मर गया उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है, उसके नॉमिनीज को पैसा मिलता है। क्योंकि मान लीजिए मैं पार्टनर था, मैं मर गया, तो मुझे तो पैसा मिलेगा नहीं। आप भगवान के पास आकर तो मुझे पैसा दोगे नहीं, तो आप मुझे पैसा कैसे दोगे, मेरे एग्जीक्यूटर्स को दोगे। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द पार्टनर। हम लोग का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो याद रखोगे 6% पर एनम, 6% पर एनम। अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा एग्जीक्यूटर का 6% पर एनम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन डेट ऑफ द पार्टनर द रिमेनिंग प्रॉफिट हु हैव गेन ड्यू टू द चेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी कंपनसेट कौन करेगा। तो याद रखोगे इसका आंसर होगा रिमेनिंग पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइस एज वेल एज द डिजीज्ड पार्टनर। याद रखोगे, जो सैक्रिफाइस करेगा वो भी और जो मरेगा वो भी। ठीक है, ये दोनों के दोनों को ये पैसा कंपनसेट होगा। यहां तक आप लोगों का डेथ और ये सेम है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैं कुछ बता दूंगा, इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें भी सेम रिवॉल्यूशन का पॉइंट आता है। इस पे आपको ध्यान क्या रखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी आ सकता है। सपोज दैट ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 1:2:3। ठीक, मान लो कहता है बी मर गया। अगर बी मर गया तो कौन बचा, ए और सी, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। समझ में आ गई बातें, ये हो गया न्यू रेशियो। अच्छा, बी नहीं मरा, सी मर गया या सी का रिटायरमेंट हो गया, सी चला गया, तो रेशियो क्या बचेगा, ए बी का 1:2 न्यू रेशियो। देखिए बहुत इजी है, ए चला गया तो कौन बचेगा, बी सी 2:3। ठीक, ऐसे न्यू रेशियो निकल जाएगा। अच्छा, आपको न्यू निकल जाएगा, ओल्ड तो पता ही है, ओल्ड है 1 2 3। आप ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाल सकते हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, और आ सकता क्या, आएगा ही आएगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालने का। तो आप इसको बहुत ध्यान से देख लोगे, समझ लोगे। ठीक है, एडमिशन में न्यू रेशियो निकालने के लिए 5 मेथड्स होते हैं, जिसका मैंने पार्टनरशिप का एक वीडियो बना रखा है। आप वहां से पार्टनरशिप का न्यू रेशियो निकालने का मेथड देख सकते हो। मैंने चारों मेथड बना दिए हैं, अगर आप वो देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला उसका। समझ में आ गया, आप उससे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट और डेथ। चलिए चलते हैं फटाफट नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपनी। तो याद रखोगे कंपनी को डिफाइन किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसका सेक्शन है 2, क्लॉज है 20। कंपनी का डेफिनेशन याद रखोगे, कंपनी का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। और ऐसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद रखोगे, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। याद रखोगे ये 5 उसके फीचर्स भी है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्योंकि वो पर्सन की तरह काम करती है, क्रिएटेड बाय लॉ क्योंकि वो लॉ के थ्रू बनाई गई है, सेपरेट लीगल एंटिटी, उनकी एंटिटी अस्तित्व तो अलग होता है, कंपनी अलग होती है, उसके शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, उन दोनों का एक अस्तित्व नहीं होता। ठीक, इसका मतलब क्या है ये समझ लो। अस्तित्व एक होने का मतलब होता है कि जब भी क्लेम किया जाएगा, केस किया जाएगा, तो वो कंपनी के नाम पर केस होगा, उनके शेयर होल्डर पे केस नहीं होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैगी कंपनी पर केस हुआ था तो उसके जितने शेयर होल्डर हैं वो सारे जेल में बंद नहीं हो जाएंगे, कंपनी पर केस होगी और कंपनी में ताला लगेगा। बात आ गई समझ में? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेन जो रहेंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारे शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी और उसके अस्तित्व जो होते हैं शेयर होल्डर्स के वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलती रहती है, बंद नहीं होती है। परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील मतलब उसका एक स्टंप होता है। समझ में आ गई बातें? इसको हम लोग और अच्छे से डील कर लेंगे जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी जो हम लोग को मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं वो याद रखोगे। इसका डेफिनेशन 5 फीचर है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये 5 फीचर्स हैं इसके। ठीक है, जिसको डिफाइन किया गया 2 सबसेक्शन 20 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी है कितने तरह की सर? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। सर दोनों में अंतर क्या है? 1 पर्सन कंपनी में एक इंसान सिर्फ कंपनी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में याद रखोगे मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2 और मैक्सिमम कितने चाहिए? 200। पब्लिक कंपनी में सर मिनिमम कितने चाहिए? मिनिमम चाहिए 7, मैक्सिमम कितने चाहिए सर? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। याद रखोगे, नो लिमिट। अच्छा, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 15। इसमें कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा और सर क्या है? मेंबर्स हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। इसके बाद हम लोगों का क्या है? प्राइवेट कंपनी पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकती, अपने शेयर्स को प्राइवेट कंपनी पब्लिकली इशू नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को डायरेक्टली पब्लिकली इशू कर सकती है। समझ में आ गया? अच्छा, और क्या है सर? इसके नेम के लास्ट में याद रखोगे पीवीटी एलटीडी रहता है, पीवीटी एलटीडी, और इसके नाम के अंत में सिर्फ एलटीडी रहता है। ठीक है, लिमिटेड। तो याद रखना है आपको, प्राइवेट कंपनी में कम से कम इससे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, बाकी हम लोग और पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में बाद में। ठीक है, चलिए अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव का टाइम है तो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं फटाफट। सर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो पहला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे होगे, कहता है अ कंपनी इज एन इलीगल पर्सन, an artificial person, an artificial legal person या स्पेशल पर्सन। तो सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो याद रखोगे पहला का क्या होगा? सी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्योंकि क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन कहता है बाय हुम अ कंपनी इज क्रिएटेड। कंपनी कौन बनाते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स बनाते हैं, लॉ बनाता है या डिबेंचर होल्डर? तो बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, मैंने बताया क्रिएटेड बाय लॉ। किसके थ्रू बनाया गया कंपनी? लॉ के थ्रू, लॉ बनाया है। चलिए आगे कहता है अ कंपनी इज जनरली क्रिएटेड बाय द पर्पस ऑफ। कंपनी किस पर्पस के लिए बनाया गया? याद रखोगे कोई भी फर्म, वो पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, किसके लिए बनाई जाती है? प्रॉफिट मेकिंग के लिए। तो कंपनी हमेशा याद रखोगे प्रॉफिट मेकिंग होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है? निजी कंपनी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड इज। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम और मैक्सिमम हो गया 200। तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 200, याद रखोगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कितने हैं? 50 और प्राइवेट कंपनी में कितने हैं? 200। पब्लिक में तो लिमिट ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ कंपनी। फीचर्स नहीं है, तो फीचर्स क्या कहता है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये इसके 5 फीचर्स थे। सर आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अब बात उठती है सर कंपनी के लाइबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? तो याद रखोगे कंपनीज की लाइबिलिटीज जो होती है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। कंपनीज की लाइबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। तो कंपनीज की लाइबिलिटीज क्या है? लिमिटेड। पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज याद रखोगे अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड, कंपनी में लाइबिलिटीज लिमिटेड। कंपनी में लाइबिलिटीज लिमिटेड, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। समझ में आ गई बातें? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? लिमिटेड के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, हां सर। लिमिटेड लाइबिलिटीज, हां सर। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, हां सर। ऑल ऑफ दीज अबव, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज अबव। आगे क्या कहता है? द कंपनीज हुज मोर देन हाफ
वोटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी, अगर किसी कंपनी के वोटिंग पावर 51% से ज्यादा, हाफ से ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर लेती है तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। तो याद रखोगे जिसने खरीदा है वो होल्डिंग कंपनी और जो बिक रही है वो सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है। तो यहां पर इसका आंसर है, पूछ कौन रहा है, द वोटिंग पावर एक्वायर्ड बाय अनदर कंपनी, ठीक है, द कंपनी हुज मोर देन, जिसका बिका है, जिसके शेयर्स खरीदे गए हैं। तो किसके शेयर्स खरीदे, सब्सिडियरी कंपनी के। याद रखोगे जिसके शेयर्स खरीदे जाएं वो सब्सिडियरी कंपनी, और जो खरीद रहा है, जिसके पास पावर है, वो होल्डिंग कंपनी, क्योंकि वो होल्ड करती है, ठीक है, वो होल्ड करती है, इसीलिए उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कंपनी का। कंपनी का टॉपिक हम लोग आगे अब डिस्कस करेंगे। तो कंपनीज को बताया गया था कंपनीज एक्ट में, आगे क्या कहता है, शेयर्स। याद रखोगे कंपनी में कंपनी के शेयर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 84 में, ठीक है, ये याद रखोगे। और शेयर्स कितने तरह की होती है, शेयर्स दो तरह की ही कंपनी इशू करती है, शेयर्स दो ही तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। याद रखोगे सर इसमें क्या क्या टॉपिक है ये बता दें। याद रखना है पहला इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रीफरेंस, ठीक। तो जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो याद रखना है कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड, तो डिविडेंड जो मिलेगा वो फिक्स्ड रेट पर मिलता है, इसमें फिक्स्ड रेट पर मिलता है, क्योंकि इसमें 6% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% आपने देख रखा होगा। अगर आप न्यूमेरिकल पढ़े हो शेयर्स के तो आपने देख रखा होगा प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे परसेंटेज रहता है, वो क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है, जो फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को उतना मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन इक्विटी शेयर्स का कोई भी डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, ठीक, पहला पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स किसको मिलता है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, नाम ही है प्रीफरेंस। सबसे पहले डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। लास्ट में पेमेंट किसको होगा, इक्विटी शेयर्स को होगा। तो डिविडेंड जो होता है वो लास्ट में इनको मिलता है, और डिविडेंड जो है ये फर्स्ट में मिलता है हमको सबसे पहले। अच्छा, वाइंडिंग अप होगी, वाइंडिंग अप बिजनेस बंद होगा तो कैपिटल किसको सबसे पहले मिलेगा, कैपिटल फर्स्ट में प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। और वाइंडिंग अप बिजनेस बंद होगी तो कैपिटल सबसे लास्ट में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर्स को मिलेगा। समझ में आ गई। अच्छा, वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स किसके पास है, प्रेफरेंस या इक्विटीज, तो याद रखोगे वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स के पास है, इनको वोटिंग राइट्स है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। तो जो जो मैं बताते जा रहा हूं वो लिखते भी जाओगे, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता चला जाएगा। वोटिंग राइट्स इक्विटीज के पास है, प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। अच्छा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, तो मैनेजमेंट में इक्विटी शेयर पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और शेयर्स का अगर आप लोगों को डिटेल्स में जानने की जरूरत है, अगर लगता है आपको कि और डिटेल्स में जान ले, तो मेरा एक वीडियो होगा इश्यू ऑफ शेयर्स, आप उससे देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें सारी डिटेल्स मैंने बता रखी है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, कैसे कैसे कौन कौन क्या होता है और क्यों होता है, क्यों इनको वोटिंग राइट्स दिया गया, क्यों इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, आप उसमें से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, फिक्स्ड रेट पर मिलेगा। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड फिक्स्ड रेट पर नहीं मिलेगा। कंपनी जो इश्यू करती है शेयर्स, शेयर्स क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ अ कैपिटल, किसी भी कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा, स्मॉल डिनोमिनेशन क्या कहलाता है, शेयर्स। और जो शेयर्स खरीदता है उसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और कंपनी का शेयर होल्डर क्या होता है, ओनर होता है, ठीक है। शेयर होल्डर क्या है, ओनर ऑफ द कंपनी। और डिबेंचर होल्डर्स क्या होता है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स क्या है, ओनर ऑफ द कंपनी, और डिबेंचर होल्डर्स क्या है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर्स को इश्यू किया जाता है। तो कंपनी दो तरह के शेयर इश्यू करती है, इक्विटीज और प्रेफरेंस। अब जो शेयर्स हैं वो कितने तरह से इश्यू करती है, कंपनी जो है कितने तरह से शेयर्स को इश्यू कर सकती है, तो याद रखोगे एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, और तीसरा था पहले एट डिस्काउंट, जो अब नहीं है, ठीक है। समझोगे, अगर मेरा पेन
शेयर्स को ऐसे समझते हैं, पेन 10 रुपए का पेन 10 रुपए में बेच रहे हैं तो वो क्या हो गया, एट पर 10 वाले पेन को 10 में बेच रहे हैं। प्रीमियम 10 वाले पेन को ज्यादा में 12 में बेच रहे हैं तो 2 रुपया क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। और डिस्काउंट तो जानते ही होंगे, 10 रुपए वाला पेन अगर 8 रुपए में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट है, मतलब शेयर्स की बात हो रही है। तो समझ में आ गया, ऐसे करके हम लोगों का पहले था। तो पहले शेयर्स जब कंपनी इशू करती थी तो तीनों से करती थी, लेकिन अब कंपनीज एक्ट के आने की वजह से कंपनी जो है शेयर्स को दो ही तरह से इशू कर सकती है, एट पर, एट प्रीमियम। एट डिस्काउंट वो इशू नहीं कर सकती। याद रखोगे, एक न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स विद डिस्काउंट, ये डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। ठीक, अच्छा नहीं कर सकती तो इसको कहां बताया गया है, याद रखोगे सेक्शन 53 में बताया गया है कि एक न्यू कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। देखिए मैंने क्रॉस क्रॉस बना दिया, ये डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। अच्छा सर, एट पर में कर सकती है, एट प्रीमियम कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो इसको बताया गया है सेक्शन 52 में। सेक्शन 52 में बताया गया कि एक कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है, और 53 में बताया है एक कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। समझ में आ गया? तो ये आपके सारे ऑप्शन है, चार्ट है, आप इसको समझ सकते हो। लास्टली सर ये क्या है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉर्डल कैपिटल और पेड अप कैपिटल। इसको भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ध्यान से सुनोगे। मान लो मेरे पास, मैं शेयर्स को बताता हूं, मैंने कंपनी खोला, मेरे पास शेयर्स हैं, ठीक। मेरे पास ऑथराइज्ड कितने हैं, मेरे पास ऑथोरिटी कितनी थी, मेरे पास ऑथोरिटी थी 1 लाख शेयर्स की। 1 लाख शेयर्स मैं इशू कर सकता था, ठीक है। अच्छा, एक बार में मैं सारे शेयर्स इशू ना करके मैंने सोचा कि कुछ कम शेयर्स बेचा जाए। जैसे मेरे पास मान लो 1 लाख किलो आलू है, मैंने सोचा मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। तो पहली बार में सारा मार्केट में क्यों ले जाएं, हम कुछ ही आलू ले जाते हैं मार्केट में, बाद में इसको बेचेंगे आगे। तो मैंने क्या किया, इसमें से सिर्फ 70,000 निकाले और मार्केट में ले गया। तो इशूड, ऑथराइज मतलब ऑथोरिटी मिली है मेरे को 1 लाख शेयर्स की, बट हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं कितना, इशू किया हमने सिर्फ 70,000 कि भैया मुझे पैसा चाहिए 70,000। अच्छा, क्या सारे के सारे 70,000 बिक जाएंगे, सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे पब्लिक के थ्रू? नहीं सर, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लो कि पब्लिक ने मेरे सारे शेयर्स नहीं खरीदे, 70 में से कितने खरीदे, सिर्फ 50,000 खरीदे, तो ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। मैं बेचने कितना गया था, मेरे पास थे 1 लाख, मैं बेचने गया 70, बिके सिर्फ 50। तो अब पैसे कितने लोगों से मांगूंगा, 50,000 से, 1 लाख से? सर 50,000 से, क्योंकि बिके ही है 50,000। अच्छा, सारे पैसे मिल ही जाएंगे या कोई डिफॉल्टर भी हो जाएगा? सर कुछ डिफॉल्टर भी हो सकता है कि 50,000 में सिर्फ और सिर्फ आपका कितना मिले सर, 48,000 ही मिले, दैट इज पेड अप कैपिटल। तो याद रखोगे, ऑथराइज मतलब ऑथोरिटी जितनी है, इशूड हम जितना मार्केट में ले जा रहे हैं बेचने के लिए, सब्सक्राइब पब्लिक ने जितना खरीदा, अच्छा कॉल्ड अप जितना पैसा हम मांगेंगे उनसे, और पेड अप मतलब जितना पैसा मिलेगा। और याद रखोगे बैलेंस शीट में हम लोग लास्टली दिखाते क्या है, पेड अप कैपिटल को ही दिखाते हैं लास्टली बैलेंस शीट में। शॉर्ट में ये समरी हो गया आपका शेयर्स का। आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके क्या स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शेयर्स कैन बी इशूड, शेयर्स को कैसे इशू किया जा सकता है सर, एट पर पे, एट प्रीमियम पे, या एट डिस्काउंट पे, या एट पर प्रीमियम पे? तो मैंने अभी बताया कि हम लोग एट पर पे इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे, लेकिन एक डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों पे इशू कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन डी आप देख पा रहे होगे कि एट पर और एट प्रीमियम दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। याद रखोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी। तो देखो ये चार्ट आपको दिख रहा है ना, हर चैप्टर में मैं चार्ट बना रहा हूं। फ्लो चार्ट बनाने से कितना चैप्टर इजी हो जा रहा है, हर एक चीज आपको पता चल जा रहा है, उससे मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव सारे आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे वीडियोस देखोगे, आप सारे वीडियोस यूट्यूब में सर्च कर लो, ऐसा फ्लो चार्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको मिलेगा क्या, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा था, क्यों होता है नहीं पता, और ये भूल भी सकते हो। लेकिन ये फ्लो चार्ट अगर एक बार बना लोगे तो एग्जाम जाने से पहले भी अगर आप एक बार देख लिए वर्बली, तो आपको पूरा का पूरा फिर से रिकॉल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप इसको फ्लो चार्ट बनाकर भी रख लो, वीडियोस को बहुत ध्यान से भी देखो, और अगर आपको लगे कि एक बार और देख लेना है तो सुबह उठकर एग्जाम जाने से पहले एक बार फिर से रिवाइंड कर लो, जल्दी जल्दी से फटाफट देख लो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्या कहता है, शेयर होल्डर्स गेट, शेयर होल्डर को मिलता क्या है सर, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कमीशन मिलता है, या प्रॉफिट मिलता है? तो सर अभी आपने बताया कि उसको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक, डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट पर प्रेफरेंस को, और फिक्स्ड इसको कोई फिक्स रेट नहीं होता है। तो यहां याद रखोगे कि जो भी प्रॉफिट
कंपनी में जो प्रॉफिट होता है ना उसको हम लोग डिविडेंड ही कहते हैं, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। ठीक, आगे कहता है अ कंपनी में इश्यू द शेयर्स, कंपनी शेयर को इश्यू कैसे कर सकती है? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बाय ऑल ऑफ द अबव। सर सारे कर सकती है सर, वो पब्लिक को भी बेच सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, प्राइवेटली भी बेच सकती है, अदर देन कैश। देखिए अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा हम लोग कुछ कुछ एसेट्स खरीदते थे और एसेट्स खरीदकर पैसा ना देकर हम लोग उसको क्या दे देते थे? शेयर्स ही दे देते थे। तो जब हम एसेट्स खरीदे और उसके बदले हम उसको पैसा ना दें, शेयर्स दे दें, तो उसको अदर देन कैश कहा जाता है। ठीक है, अदर देन कैश वाला भी है। तो सर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। कहता है नेक्स्ट अ कंपनी कैन इशू, एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, कंपनी क्या इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स? सर बोथ। आप लोगों को तो पता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ इशू कर सकती है, दो टाइप ऑफ शेयर्स ही हैं। ठीक है, तो कंपनी दोनों इशू कर सकती है। नेक्स्ट इसमें क्या है? टू हुम डिविडेंड इज गिवन एज अ फिक्स रेट, फिक्स रेट पर किसको दिया जाता है? सर इक्विटीज को या प्रेफरेंस को? सर आपने बता दिया फिक्स रेट पर प्रेफरेंस को दिया जाता है, तो ये मिल गया प्रेफरेंस को आंसर। नेक्स्ट टू हुम डिविडेंड इज गिवन इन फिक्स रेट। नेक्स्ट क्या कहता है? The portion of the capital which can be called up only the winding up of the company, कंपनी जब बंद होगी तो हम क्या मांग सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है रिजर्व कैपिटल। याद रखोगे रिजर्व, क्योंकि ये सब तो पहले ही मांग लिया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग पहले ही मांग लेते हैं। कंपनी बंद होने पर हम लोग रिजर्व कैपिटल ही मांग सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयर और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। याद रखोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट के लिए अगर हम अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को कोई भी शेयर इशू करते हैं उसको स्वीट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। आपको शॉर्ट नोट्स के लिए ये सब पढ़ लेना है। स्वीट इक्विटी शेयर्स हो गया, रिजर्व कैपिटल हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, ये सब क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है ये तो मैंने बताया, पार्ट 2 में बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पार्ट 1 के बाद आप लोग रेस्ट करके तुरंत पार्ट 2 देख लोगे, आपके पास कल का पूरा टाइम है। ठीक है, एक दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये तो हो गया स्वीट इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन किस पे दिया जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल पे, इशूड कैपिटल पे, कॉल्ड अप कैपिटल पे या पेड अप कैपिटल पर। याद रखोगे हम लोग डिविडेंड किसको देंगे? हम बेचने गए थे कितना? 70,000, खरीदा हमसे कितना? 50,000, और उसमें से हम पैसा मांगे तो दिया कितना? सिर्फ 48,000 ही पैसा मिला हमको। तो जिससे पैसा मिला है उसको ही को ना प्रॉफिट देंगे या सबको दे देंगे? नहीं भाई नहीं, जिससे हम लोगों को पैसा मिला है हम उसी को सिर्फ प्रॉफिट बांटेंगे। तो किस पे मिलना चाहिए? पेड अप कैपिटल पे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है टोटल अमाउंट ऑफ द लायबिलिटीज इंक्लूड्स, टोटल अमाउंट ऑफ द लायबिलिटीज इंक्लूड, लायबिलिटीज में कौन सा अमाउंट इंक्लूड किया जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था बैलेंस शीट में हम कौन सा दिखाते हैं? पेड अप कैपिटल को दिखाते हैं। तो याद रखोगे बैलेंस शीट में हम लोग पेड अप कैपिटल दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर विद द डिस्काउंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अ कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती? सर आपने बता रखा है डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती, सेक्शन 53, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 53। नेक्स्ट कहता है अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स एट द प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, एक कंपनी प्रीमियम में शेयर्स को इशू कर सकती है। सर प्रीमियम में शेयर को इशू कर सकती है सेक्शन 52, तो राइट आंसर है सेक्शन 52। देखिए सारे कुछ आपको मिल जाएंगे इसमें। शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, याद होगा आपको कि शेयर्स जब भी मांगा जाता है तो वो इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है, जो होते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आपने देखा भी होगा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ये आपके मांगे जाते हैं मैक्सिमम 4। तो एप्लीकेशन पूछता है तो याद रखोगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ भी बोले, ये क्योंकि पर्सन को इशू किया जाता है, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो यहां पर बोलता है कि शेयर अलॉटमेंट इज कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। अलॉटमेंट जो होगा पर्सनल, एप्लीकेशन जो होगा सब पर्सनल। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम जो मांग रहे हैं। अच्छा प्रीमियम क्या था सर? 10 वाले को ज्यादा में बेचना। प्रीमियम तो ये होता है एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो गेन होगा या लॉस होगा? सर गेन होगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब कौन सा गेन होगा? कैपिटल गेन होगा या रेवेन्यू गेन होगा?
तो याद रखिए मैंने कैपिटल और रेवेन्यू पहले ही बता रखा है। कैपिटल मतलब एक बार, रेवेन्यू मतलब बार बार। शेयर्स हम जब भी इशू करेंगे तो प्रीमियम क्या है, एक ही बार ना मांगेंगे या बार बार मांगते रहेंगे कि भैया और दे दो, ज्यादा और दे दो, उसको बढ़ाते रहेंगे, सर एक ही बार मांगेंगे। तो ये कैपिटल गेन है, हमारा बार बार का नहीं है कि हम हर बार बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। एक बार जो बोल दिए वो बोल दिए, 10 का 12 मतलब 12 पे ही बेचना है हमको, वो 2 रुपया ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ये कैपिटल गेन है, ठीक है, और क्योंकि कैपिटल से मिल रहा है। नेक्स्ट आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल, सर आपने बताया पर्सन को इशू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शो अंडर विच ऑफ द हेड ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के किस हेड में दिखाया जाता है, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व याद रखोगे रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज जिसमें शेयर कैपिटल दिखाया जाता है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस नाम ही है रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हो गया, पीएल हो गया, प्रीमियम हो गया, जितना भी है वो सारा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। तो ये प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, ठीक है। राइट शेयर्स आर इशूड टू, राइट शेयर किसको इशूड किया जाता है, प्रमोटर्स ऑफ द फॉर देयर सर्विसेज, डिबेंचर होल्डर्स को, या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, या ऑल ऑफ दीज अबव। तो याद रखोगे जो हमारा राइट शेयर होता है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है, जो हमारे शेयर होल्डर हैं उन्हीं को राइट शेयर्स और बोनस शेयर इशू किया जाता है। समझ में आ गया? ये था हमारा टॉपिक इशू ऑफ। अब हम लोग चलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की ओर। आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। याद रखोगे फॉरफीचर का मतलब क्या होता है, हरण कर लेना। जब शेयर होल्डर सारे पैसे नहीं पेमेंट कर पाता है तो उसके शेयर्स को वापस कर लिया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसकी थ्योरीज भी पढ़ लेने आपको, ठीक है। तो नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल, नॉन पेमेंट, अगर हम लोगों का नॉन पेमेंट हो गया, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरफीचर कर लेंगे, और फॉरफीचर करके पैसा हम लोग क्या करते हैं, रख लेते हैं, और उसको फिर से शेयर्स को रीइश्यूड कर देते हैं। तो जो पैसा हमारे पास फॉरफीचर करने के बाद बच जाता है उसको हम लोग कहां दिखा देते हैं, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट जो बचता है हम लोगों का, वो बैलेंस अमाउंट हम लोग दिखा देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। कहां पर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कहां पर दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने अभी बताया था जितने भी रिजर्व होते हैं वो सारे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दिए जाते हैं, ठीक। तो याद रखोगे फॉरफीचर क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल है, जो हम लोग कैपिटल रिजर्व पे दिखाते हैं, और कैपिटल रिजर्व को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेड्स में, ठीक है। अच्छा, इसका तो आप लोगों को याद ही होगा सारा जो एंट्रीज बनाते हैं, और एंट्रीज के लिए हम लोग अपना एक वीडियो बना चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हो, या पार्ट 2 में भी आप देख सकते हो शेयर्स के वीडियोस आराम से, ठीक है। हम लोग यहां फटाफट इसके ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव में कि बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर रीइश्यूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, जो बैलेंसिंग बच गया हम लोगों को फिर से रीइश्यू करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग कहां दिखाते हैं सर, कैपिटल रिजर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कैपिटल रिजर्व में हम लोग इसको दिखा देंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर क्यों फॉरफीचर किया जाता है, फॉर फेलियर टू अटेंड द मीटिंग, अगर मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे तो, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, हाँ सर हाँ यही आंसर होना चाहिए, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज शोन द बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे सर, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में इसको दिखा देंगे। तो इसका राइट आंसर है बैलेंस शीट का रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में दिखा देंगे इसको, ठीक है। बात आ गई समझ में। फॉरफीचर के एंट्रीज आपको कर लेने हैं अच्छे से। फॉरफीचर का एंट्री आपका शेयर्स में एक क्वेश्चन लॉन्ग में भी आने वाला है, तो शेयर्स का चैप्टर अच्छे से कर लोगे, बहुत इजी चैप्टर है और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, तो आराम से इसको बना भी सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा शेयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग फटाफट डिबेंचर की ओर। आइए, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है डिबेंचर। याद रखोगे डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, एक टाइप ऑफ लोन होता है, याद रखना आपको, टाइप ऑफ लोन, इसीलिए इसको लोन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, ठीक है। लोन सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी क्या कहती है, भैया मुझे लोन दो, क्योंकि कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, तो कंपनी को बैंक जो है वो उतना सारा पैसा नहीं दे पाती, तो कंपनी क्या कहती है, पब्लिक को ही कहती है कि भाई तुम मुझे लोन दो, और लोन जब स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबेंचर कहते हैं।
होते हैं। ये एक सर्टिफिकेट होता है, कागज का टुकड़ा जिस पे लिखा रहता है कि आपने कंपनी को कितना लोन दिया है, समझ गए। और डिबेंचर खरीदने वाले को डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। जैसे शेयर्स खरीदने वाले को शेयर होल्डर्स कहते हैं जो ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, वैसे ही डिबेंचर खरीदने वाले को डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं जो कौन होते हैं, कंपनीज के क्रेडिटर्स होते हैं। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, याद रखोगे इंटरेस्ट मिलता है फिक्स परसेंटेज, फिक्स्ड रेट पर 9%, 10%, 11%, देखिएगा लिखा रहेगा डिबेंचर, ये फिक्स परसेंटेज पर इसको इंटरेस्ट मिलता है। क्या इसको डिविडेंड भी मिलता है सर? नहीं। डिविडेंड क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये क्रेडिटर्स हैं, कंपनी के ओनर नहीं है, इसलिए इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। और इसको डिबेंचर को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाएगा, याद रखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स को दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये कर्ज है इसलिए लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसको दिखाया जाता है। ठीक, अच्छा अब आते हैं शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिबेंचर होल्डर्स आर द, डिबेंचर होल्डर्स कंपनी क्या होते हैं, कंपनी के। तो डिबेंचर होल्डर्स मैंने बताया कंपनी के क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, सी। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि if debentures of 4,50,000 are issued at the consideration of the net assets 5 lakh, the balance of 50,000 will be credited to। ये याद रखोगे, इसका थोड़ा सा मैं एंट्री बना देता हूं। मैंने एसेट्स खरीदा, मैंने एसेट्स खरीदा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ध्यान दोगे कितने का एसेट्स मैंने खरीदा सर, मैंने एसेट्स खरीदा है 5 लाख रुपए का, ये हो गया 5 लाख। ठीक, अच्छा उसके बदले मैंने क्या इशू किया, डिबेंचर इशू किया। ठीक, डिबेंचर कितने का इशू किया सर, 4,50,000 का। तो याद रखोगे बैलेंसिंग फिगर मेरा कहां आ गया, क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड आएगा तो याद रखोगे इसमें लिखना है कैपिटल रिजर्व, तो 50,000 जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, अच्छा आपके मन में चल रहा होगा सर डेबिट साइड कम आ जाता तब क्या लिखते हैं, याद रखोगे अगर यहां कम आ जाता, जैसे यहां 5,50,000 रहता और यहां 5 लाख, तो 50,000 यहां बैलेंसिंग फिगर आता। अगर डेबिट साइड में कम आएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे गुडविल, याद रखोगे डेबिट साइड कम आएगा तो गुडविल, क्रेडिट साइड कम आएगा तो कैपिटल रिजर्व। अब जब भी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, ऐसे बना के देख लीजिएगा, पहले एसेट्स लिख लीजिएगा, नीचे लायबिलिटीज लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कम किधर है। अगर डेबिट साइड कम है तो वो गुडविल है, क्रेडिट साइड कम है तो कैपिटल रिजर्व है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमने 5 लाख के शेयर्स के बदले 4,50,000 का डिबेंचर इशू किया, सॉरी 5 लाख के एसेट्स के बदले डिबेंचर 4,50,000 का है, तो 50,000 हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा सर अब यहां पर बात आती है, शेयर्स तो डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, नहीं। क्या डिबेंचर डिस्काउंट में इशू हो सकता है, हाँ डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि डिबेंचर को अगर डिस्काउंट में इशू कर दिया जाए तो वो क्या होगा मेरे लिए, फिक्स एसेट्स होगा, करंट एसेट्स होगा, रियल एसेट्स होगा या कैपिटल लॉस होगा। सर डिस्काउंट दे रहे हैं तो लॉस ही होगा ना, तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल का लॉस है इसलिए कैपिटल लॉस हो जाएगा। जैसे वहां प्रीमियम कैपिटल का गेन था इसलिए कैपिटल गेन, या कैपिटल का लॉस है इसलिए कैपिटल लॉस डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है इन द केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन। तो याद रखोगे कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखना है। तो सिक्योरिटी के बदले इस बार हम लोग क्या रख रहे हैं, डिबेंचर। मैंने कहा मेरी कंपनी का डिबेंचर रख लो तुम, ठीक है। अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो तुम मेरे डिबेंचर होल्डर्स बन जाना, और अगर मैंने कंपनी का लोन का पैसा दे दिया तो तुम मेरे डिबेंचर्स को वापस कर देना। फिर से सुनोगे, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने कहा सिक्योरिटी के तौर पर मेरे ये डिबेंचर्स रख लो। अगर मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम मेरे डिबेंचर होल्डर्स बन जाना, नहीं दिए तो डिबेंचर होल्डर्स बन जाना, और ये सारे डिबेंचर्स में तुम अपने फिक्स परसेंटेज पे लेते जाना रेट, ठीक है। और अगर मैंने तुम्हारे पैसे दे दिए तो एज इट इज मेरे डिबेंचर वापस कर देना, तुम इशू मत करना। समझ में आ गई बात। तो याद रखोगे यहां पूछता है कि डिबेंचर अगर हम लोग एज ए लोन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं तो उसको कहां दिखाते हैं। तो याद रखोगे ऐसे चीजों को हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि ये सस्पेंस है। मैंने उसको दिया है, वो इशू करेगा या नहीं करेगा ये तो डिपेंड करता ना हम लोन पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मैंने बाय द वे लोन पेड कर दिया तो मुझे एज इट इज तो वापस दे देगा, वो तो नहीं बेचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझोगे, अगर मैंने लोन लिया है और उस लोन के बदले सिक्योरिटी कोई सोना रखा, अच्छा वो सोना को बेचकर पैसे ले लेगा? नहीं सर, कंडीशन ये है कि आप लोन नहीं दोगे, लोन का पेमेंट नहीं करोगे तो वो सोने को बेच देगा और पैसे ले लेगा। लेकिन अगर आप लोन का पेमेंट कर देते हो तो फिर वो क्या करेगा, पैसे आपके सोने को वापस कर देगा। समझ में आ रही है बातें?
तो यहां पर भी यही चीजें हैं कि डिबेंचर्स को वो इश्यू कब करेगा, जब मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो इसलिए सस्पेंस में जाता है। तो इसका आंसर होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है डिबेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट। सर पहले ही आपने बता दिया लोन सर्टिफिकेट, इसका आंसर ऐसे ही आपको पता चल गया, लोन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर रिसीव। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है सर, डिविडेंड मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है? सर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता, क्योंकि वो कौन है, क्रिएटर ऑफ द कंपनी है। तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी फिक्स्ड रेट पर। अच्छा, नेक्स्ट कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 12% है, 20% है, फिक्स्ड रेट है, 15। तो सर कौन सा है, फिक्स्ड रेट है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डिबेंचर्स आर एग्जिबिटेड अंडर दी हेडिंग्स। किस हेड्स में दिखाया जाता है, याद रखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसको दिखाया जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, याद रखोगे लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि ये कर्ज है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में रिडम्पशन का मतलब क्या है, याद रखोगे रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट कर देना। जो हमने लोन लिया था उसको वापस जब पेमेंट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके लिए सेबी गाइडलाइन बनाई गई है। सेबी गाइडलाइन क्या बनाई गई है, याद रखोगे पेमेंट करने के लिए इसने कुछ रूल्स रेगुलेशंस को नेसेसरी कर दिया गया कंपनीज के लिए, कि कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे कैसे वापस करेगी। तो सबसे पहला इन्होंने DRR बनाया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसको फिक्स कर दिया गया 25% पर, कि आपको जब भी आप फेस वैल्यू, किसका, फेस वैल्यू का, अगर आप 1 लाख रुपए का डिबेंचर लेते हो तो आपको रिजर्व बनाकर रखना है कितना परसेंट, 25%। मतलब 1 लाख का 25%, 25,000 रुपए आपको रिजर्व बना के रखने ही रखने हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा DRI बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्ट करना है कितना परसेंट, 15%। तो याद रखोगे DRI 15% और DRR 25% आपको रखना ही रखना है। ये सेबी गाइडलाइन बना के रखी हुई है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर फटाफट। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी shares capital and debentures rule 2014 which percentage of company have to create a debenture redemption reserve। debenture redemption reserve कितना परसेंट बनाना पड़ेगा, तो याद रखिए debenture redemption reserve कितना परसेंट है, 25%। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है द बैंक बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ट्रांसफर टू। हम रिडम्पशन कर लिए तो बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड ट्रांसफर कहां होगा, याद रखोगे जनरल रिजर्व अकाउंट में। इसको ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो ऐसे ऐसे हम लोगों के ये जो है आपका डिबेंचर का रिडम्पशन है। तो डिबेंचर का रिडम्पशन में आप लोग ज्यादा पॉइंट है नहीं, डिबेंचर का रिडम्पशन मतलब हम लोग क्या करेंगे, रीपेमेंट कर देते हैं। ये कैसे होता है रीपेमेंट, एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तीनों से किया जा सकता है। समझ में आ गई बातें। चलिए जैसे कहता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज क्या कहलाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो याद रखोगे पर्सनल अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है, पर्सनल अकाउंट है हमारा, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट। डिबेंचर को हम कहां से हम वापस कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कैसे किया जा सकता है, कहां से, प्रॉफिट से, कैपिटल से या प्रोविजन से या सभी से। तो याद रखोगे सभी से किया जा सकता है, प्रॉफिट से भी पेमेंट कर सकते हैं या कैपिटल से भी पैसा निकाल के या प्रोविजन जो हमारा रिजर्व बना हुआ वहां से भी निकाल के सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आइए चलिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो। तो रेशियो में आपको पढ़ क्या लेना है, इसके सारे फॉर्मूलाज पढ़ लेने आपको। ठीक है, मेन फॉर्मूलाज में बता रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। तो किस किस हेड्स में आता है, सॉल्वेंसी रेशियो में कौन आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन आता है, तो वो पढ़ना है। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं वो आपको पढ़ लेना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो ये आपको पढ़ लेना है। मैं न्यूमेरिकल वाले वीडियोज में भी बता दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा डेप्ट इक्विटी रेशियो ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा और आगे क्या है सर, तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बता दूं आपको। जैसे कहता है क्वेश्चन द आइडल करंट रेशियो इज, आइडल करंट रेशियो क्या होगा हम लोगों का, तो याद रखोगे इसका ऑप्शन है 2:1। 2:1 सर क्यों, क्योंकि एसेट्स ज्यादा होना चाहिए लायबिलिटी से, तो करंट मेरा जो हम लोग का आइडल करंट रेशियो है वो होगा 2:1। ठीक है, तो आंसर इसका ए है 2:1।
अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है, द आइडल लिक्विड रेशियो इज, लिक्विड रेशियो, ठीक है, तो लिक्विड रेशियो क्या है, 1:1, याद रखोगे लिक्विड रेशियो होगा हमारा आदर्श 1:1, ये आने के चांसेस हैं, आपका ये आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से याद भी रखोगे, ठीक है। करंट रेशियो बोलेगा तो 2:1, लिक्विड रेशियो बोलेगा तो 1:1, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से पहुंच गए अपने लास्ट चैप्टर में, कैश फ्लो। कैश फ्लो बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में, याद रखोगे AS 3 में बताया गया है कैश फ्लो को। कैश फ्लो में 3 बनते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको पता ही है कैश फ्लो का मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, उसमें आप देख सकते हो कैसे बनाया जाता है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में श्योर एक कैश फ्लो का ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग आ सकता है, ज्यादा चांसेस ऑपरेटिंग के आने के हैं, ठीक है। तो याद रखोगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कैश फ्लो होता क्या है, कैश का फ्लो, कैश का आना और कैश का जाना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। पैसा कहां से आता है और पैसा कहां को जाता है, इसको दिखाया जाता है कैश फ्लो में, ठीक है। समझ में आ गई बातें। चलिए ऑब्जेक्टिव को समझते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो, कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है, मतलब पैसा नहीं गया, ठीक। इंक्रीज इन क्रेडिटर, अगर हम क्रेडिटर क्या होता है जिससे हम पैसा लेते हैं, अगर वो इंक्रीज किया मतलब हम और पैसा ले लिए, तो ये क्या है, कैश इनफ्लो। तो पूछ रहा है कौन सा कैश आउटफ्लो नहीं है, तो भैया ये तो इनफ्लो है, ये तो आंसर होना ही चाहिए। बाकी क्या कहता है, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक मेरा बढ़ गया, मतलब मैंने खरीदा होगा, परचेस किया होगा तो पैसा गया होगा ना, हाँ पैसा गया होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज इन द प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मैंने फिर से पेड कर दिया, पैसा गया ना, हाँ सर। तो इसमें पूछता है कि कौन सा ऐसा है जो पैसा नहीं गया, तो नहीं गया इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर से हमने पैसा ले लिया है। इंक्रीज इन इनफ्लो हो गया, इसमें पूछता है आउटफ्लो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड होता है, तो याद रखोगे नाम ही है कैश फ्लो, तो किस पे बेस्ड होना चाहिए, कैश पे बेस्ड होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा कैश बेसिस, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ कैश इनफ्लो, कौन कैश इनफ्लो नहीं है, किसमें पैसा नहीं आ रहा, किसमें पैसा जा रहा, आपको खोजना है वैसी चीजें जिसमें पैसा जा रहा है, ठीक है, जिसमें पैसा जा रहा है वो खोजना है। तो डिक्रीज इन डेटर, डेटर पैसा देता है ना, तो पैसा आ गया, छोड़ देते हैं। दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर, अच्छा पैसा आएगा ना, इशू करेंगे डिबेंचर को तो पैसा आएगा ना, हमको ऐसी चीज खोजना है जिसमें पैसा जाएगा। फिर क्या कहता है, डिक्रीज इन क्रेडिटर, हाँ सर हाँ ये जाएगा, क्योंकि पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर को, पेड हमको करना रहता है, तो डिक्रीज हो गया मतलब हम पेड कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन क्रेडिटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कैसे बनाया जाता है, तो सर एडिशनल इंफॉर्मेशन से या पीएल अकाउंट से या बैलेंस शीट से या ऑल ऑफ दीज एबव, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज एबव। हम लोग सारी चीजों को देखते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट इससे कैश फ्लो बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है, वैसे खर्चे जो कैश में नहीं होते हैं आपको वो खोजना है, ठीक है। तो अब देखिएगा कैश सेल कैश में होता है, ठीक। अच्छा गुडविल क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या कैश में होता है, नहीं सर। नाम नेम फेम घट गया तो क्या कैश घट गया, नहीं सर। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट नॉन कैश आइटम है, ये तीनों जो है गुडविल हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तीनों नॉन कैश आइटम है। इसमें बोलता है कौन सा नॉन कैश आइटम नहीं है, तो बचा क्या, कैश सेल, क्योंकि वो तो कैश आइटम है, नॉन कैश है नहीं, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, कैश सेल। फिर कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा है सर, बताइए जरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो देखिए ये सारी चीजें थी हमारी ऑब्जेक्टिव, हमने फटाफट ऑब्जेक्टिव सारे कर लिए। आप इसको पढ़ लोगे, थोड़ा और डीपली जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मेरे अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और हम लोगों का नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसका पार्ट 2, उसमें होगा सब्जेक्टिव। हाँ, जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं उसके चैप्टर्स के उस टॉपिक को डील कर दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि क्या क्या सर थ्योरीज में भी पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करें दोस्तों के साथ और पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।